हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग साइंस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी जेएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आप इसे एक मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट करें और आप लोग वीडियो के अंत में बताएं कि आप लोगों का जो है 20 में टोटल कितना मार्क्स आ रहा है, यानी आप लोगों ने जो है 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। तो आप लोग इसका जो है कमेंट वीडियो के अंत में जरूर करके बताएं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। और जो लोग चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए दोस्तों, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जो है सपने को, ठीक है, यहाँ पर कौन सा विटामिन सपने को लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है। ठीक है, तो किसी सपने को लंबे समय तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6 या विटामिन सी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा विटामिन B6, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए विटामिन B6 के बारे में थोड़े बहुत और कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बात किया जाए दोस्तों कि विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम होता है पायरीडॉक्सिन। पायरीडॉक्सिन, ये नाम याद रखिए हर विटामिन का रासायनिक नाम, क्योंकि ये दोस्तों एग्जाम में आपका पूछता है कि विटामिन, जितने भी विटामिन उसका रासायनिक नाम जो है एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसका जो विटामिन का जो है रासायनिक नाम याद रखें। ठीक है, तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है पायरीडॉक्सिन। और विटामिन B6 के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B6 के कमी से जो रोग होता है वो दोस्तों वो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, रोग और केमिकल नेम ये दोनों आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ को आप रिवाइज करके रखें। विटामिन B6 का जो केमिकल नाम है पायरीडॉक्सिन है और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन में विटामिन ए, तो विटामिन ए का जो दोस्तों रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके कमी से दोस्तों रतौंधी होता है। ठीक है, रतौंधी में अगर पूछा जाता है कि कौन सा जो है आँख की कोशिका या सेल खराब हो जाती है, तो रतौंधी में दोस्तों हमारा जो रोड सेल होता है, रोड सेल ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, रतौंधी बीमारी में कौन सा सेल जो खराब हो जाता है? तो रोड सेल, जिसकी वजह से हमें जो है अंधेरे में देखने में तकलीफ होती है या फिर हम अंधेरे में देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी रोग में हमारा कौन सा सेल खराब हो जाता है? तो रोड सेल खराब हो जाता है। उसके बाद हमारा विटामिन डी। विटामिन डी का जो दोस्तों आपका जो रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं रिकेटस। ठीक है, रिकेटस रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस रोग होता है। तो ये ध्यान में रखें। और उसके अलावा दोस्तों ये विटामिन डी को हम लोग एंजाइम विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, कौन से विटामिन को हम लोग एंजाइम विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है ये सनलाइट है। ठीक है, ज़्यादातर जो विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सनलाइट से प्राप्त होता है। और विटामिन डी को हम लोग कौन सा ऐसा विटामिन जो एंजाइम की तरह बिहेव करता है? तो विटामिन डी। उसके बाद यहाँ पर आपका दोस्तों विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो आपका दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? इसका जो रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कर्बिक एसिड इसका आपका रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी के जो कमी से रोग होता है ये दोस्तों एस्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कर्वी रोग होता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन सी आर जो है ये कहाँ पर पाया जाता है मुख्य रूप से? तो ये आपका दोस्तों इसका जो मुख्य स्रोत है ये सिट्रस फल है। सिट्रस फल यानी खट्टा फल जो है विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। और विटामिन सी का दोस्तों और जो यूज होता है ये घावों को जल्दी भरने में हेल्प करता है। ठीक है, घावों को जल्दी भरने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो विटामिन सी। तो ये सारे विटामिन के बारे में जानकारी है, तो इसे आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। शंट एक अधिक प्रतिरोध वाला तार है। रेक्टिफायर प्रतिधारा यानी AC को दिष्ट धारा यानी DC में परिवर्तित करता है। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। रेक्टिफायर जो है AC को DC में चेंज करता है, केवल बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेक्टिफायर का काम क्या है दोस्तों? तो रेक्टिफायर जो है AC को DC में चेंज करता है। बाकी यहाँ पर जो दोस्तों ये शंट है, शंट के बारे में हम याद रखिए SHUNT। शंट, शंट क्या है दोस्तों? ये एक लो रजिस्टेंस वाला तार होता है। शंट क्या है कि ये लो रजिस्टेंस वाला
तार होता है। ठीक है, शंट कैसा है कि ये लो रेजिस्टेंस वाला तार होता है। और ये सर्किट में दोस्तों किस तरह कनेक्ट होता है, तो सर्किट में ये दोस्तों आपका पैरेलली कनेक्ट होता है। सर्किट में इसका कनेक्शन कैसा होता है शंट रेजिस्टेंस का, तो शंट रेजिस्टेंस जो है ये सर्किट में पैरेलली कनेक्ट होता है। यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस है और ये इसको हम इस तरह से शंट रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में। ठीक है, और ये सर्किट में किस लिए कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो ये सर्किट में किस लिए कनेक्ट होता है, तो ये जो आपका ओवर करंट आ रहा होगा, या तो कोई ओवर करंट आ रहा हो उससे बचने के लिए, या फिर करंट को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, करंट को डाइवर्ट करने में इस तरह से आपका एक लैंग्वेज दिया होगा कि करंट को डाइवर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो शंट रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। या ओवर करंट का प्रोटेक्शन के लिए, ओवर करंट से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग शंट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। तो याद रखिए जो ये शंट रेजिस्टेंस है ये किस तरह से कनेक्ट होता है, तो शंट रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है और ये एक लो रेजिस्टेंस वाला तार होता है। उसके बाद आपका एक सीरीज वाला आएगा दोस्तों, शंट और सीरीज। ये सीरीज याद रखिए, सीरीज क्या होता है, सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन दोस्तों ये सर्किट में क्या होता है, ये आपका सीरीज में कनेक्ट होता है और ये जो है आपका हाई रेजिस्टेंस वाला तार होता है। सीरीज वाला क्या है, ये हाई रेजिस्टेंस वाला तार होगा और ये सर्किट में जो है ये आपका किस तरह से कनेक्ट होगा, तो सीरीज कनेक्शन होगा, सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर का है। एक वस्तु इस लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इससे बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पर जो उत्तल लेंस का फोकल लेंथ का वैल्यू दिया हो, तो एफ का वैल्यू दिया हुआ आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वस्तु इस लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो यू का वैल्यू दिया हुआ आपका 15 सेंटीमीटर। चूँकि ये उत्तल लेंस है तो यू का वैल्यू यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो -15 सेंटीमीटर। तो हमको किस चीज़ का वैल्यू निकालना है, तो इससे बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, तो भी का वैल्यू निकालना है। तो ये तो काफ़ी आसान है, बस इसका आप लेंस फार्मूला का यूज कर लिए। 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f का वैल्यू हमको पता है 1/30, 1/v का वैल्यू निकालना है, तो ये माइनस और इधर से ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/15 और ये 1/15 इधर आ जाएगा। तो और यहाँ से हम 30 कॉमन, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 30, तो ये 1 माइनस 15 दूनी 30, तो माइनस 1/30, तो इसका जो वैल्यू आएगा -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इस तरह का जो न्यूमेरिकल है आपको करके रखिए, क्योंकि ये आपका जो जेएसएससी सीजीएल 2024 का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन यहाँ पर बस उत्तल की जगह अवतल कर दिया था। तो ये इस तरह का जो है न्यूमेरिकल छोटा छोटा आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछली बर्फीले जल में सुरक्षित अस्तित्व बनाए रखती है क्योंकि। ठीक है, बर्फीला जल में जो है ये मछली अपना अस्तित्व को सुरक्षित बनाए रखती है किस तरह, तो मछली एक गर्म रक्त का समूह है। मछली बर्फ़ में स्वयं को हाइबरनेट करती है। झील के नीचे का पानी बर्फ़ में नहीं जमा होता है या बर्फ़ उष्मा का सुचालक होता है। तो दोस्तों जहाँ पर ठंडा देश होता है वहाँ पर क्या होता है कि झील का जो है, झील के ऊपरी परत पर तो मोटे मोटे आपका क्या होता है, बर्फ़ जम जाता है, लेकिन जो निचला परत होता है दोस्तों वो वाटर जैसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस कारण जो है मछली बर्फीले जल में सुरक्षित अस्तित्व करते हैं, तो झील के नीचे का पानी बर्फ़ में नहीं जमता, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों किस लिए होता है दोस्तों, कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का जो घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है और आयतन उसका मिनिमम होता है। तो जहाँ पर ठंडा प्रदेश होता है तो जैसे ही ऊपर वाला सतह, जैसे ही बर्फ़ जमता है दोस्तों, ऊपर वाला सतह तो बर्फ़ जम के इसका डेंसिटी मैक्स हो जाता है, लेकिन जब नीचे वाला सतह जब जमने की बारी होती है तो ये जो ऊपर वाला जमा हुआ जो बर्फ़ है ये आपका इंसुलेटर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से जो नीचे का पानी है वो दोस्तों वो बर्फ़ में चेंज नहीं हो पाता और ये नीचे वाला पानी अपना पानी के मतलब लिक्विड फॉर्म में ही रहता है और ऊपर वाला जो है पूरा बर्फ़ जम जाता है। किसकी वजह से, तो ये जो आपका डेंसिटी हाई होने की वजह से जो ऊपर वाला बर्फ़ है आपका, ये दोनों के बीच में आपका इंसुलेटर जैसा काम करने लगता है, जिसके वजह से ये नीचे वाला पानी जो है बर्फ़ नहीं जमता है और वहाँ पर जो है मछली अपना अस्तित्व को सुरक्षित रख पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पर सही युग में कौन सा सुमेलित है, तो 1 बार बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, नहीं 1 बार बराबर कितना होता है दोस्तों, तो ये आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये तो गलत हो गया। 1 बार। 1 जूल में कितना होता है, 4.2 कैलोरी, नहीं 1 जूल में दोस्तों जो होता है ये आपका यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 कैलोरी का वैल्यू होता है, 1 कैलोरी का वैल्यू होता है 4.2 जूल। ठीक है, ये उल्टा दिया हुआ है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 4.2 जूल। तो यहाँ पर 1 जूल का वैल्यू दिया 4.2, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, 1 कैलोरी का वैल्यू होता है 4.2 जूल। 1 किलोवाट आवर में 3.6 किलो
जूल नहीं, 1 किलो वाट आवर में 3.6, यहाँ पर ये किलो नहीं बल्कि मेगा जूल होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 किलो वाट आवर में कितना जूल होगा, तो 3.6 मेगा जूल। और 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 274 केल्विन। तो ये यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू याद रखिए। एक बार में कितना होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। उसके बाद 1 किलो वाट आवर में होता है 3.6 मेगा जूल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किन कारणों से रेफ्रिजरेटर में खाद्य सुरक्षित रहता है? किन कारणों की वजह से जो है रेफ्रिजरेटर में जो भी हम रखते हैं वो सुरक्षित रहता है? तो ये कीटाणुओं को मारता है, जैविक प्रतिक्रिया की दर में कमी करता है, एंजाइम क्रियाओं को नष्ट करता है, या भोजन बर्फ़ के स्तरों में सुरक्षित रहता है। तो रेफ्रिजरेटर बेसिकली ये क्या करता है, जितने भी वहाँ पर जैविक प्रतिक्रिया होता है उसके ये दर में कमी कर देता है। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो खाद्य सुरक्षित रहता है वो किस वजह से रहता है? क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है, वहाँ पर जो जैविक प्रतिक्रिया की दर है उसमें कम कर देता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर खाद्य सुरक्षित रहते हैं। और रेफ्रिजरेटर का सबसे सेफ जो टेम्परेचर कौन सा माना जाता है दोस्तों, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है सबसे सेफ टेम्परेचर माना जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। यानी जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है आपका मैक्सिमम जो खाद्य है वो सब सुरक्षित रहेंगे, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जैविक प्रतिक्रिया की दर बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर होता है। तो ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिस रात को तूफानी हवा चलती है उस रात को ओस नहीं बनता है, क्योंकि वाष्पीकरण तेज गति से होता है, हवा में नमी की मात्रा में कमी होती है, तापमान उच्च होना, या आसमान साफ नहीं होना। तो जब दोस्तों तूफानी हवा चलती है तो उस रात ओस क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि हवा का तेज चलने की वजह से जो है वाष्पीकरण का दर वो बढ़ जाता है। तो यानी जो है वाष्पीकरण तेज गति से होता है। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा, जितना तेज़ी से वाष्पीकरण होगा उतना वो कम ओस बनाएगा। सो ठीक है, तो यहाँ पर जो है तूफानी रातों में या तूफानी हवा चलने वाले दिन में जो ओस नहीं बनता, इसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो है वाष्पीकरण का जो है गति वो तेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेमेल का चयन कीजिए। रक्त का पीएच वैल्यू 7.4, ये तो सही है। रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। शराब दोस्तों आपका देखिए एक एसिड है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो शराब का जो है आपका पीएच वैल्यू ये आपका 2.8 होता है। ठीक है, शराब का पीएच वैल्यू 2.2 से 2.8 के बीच में होता है। लार का पीएच वैल्यू 6.5, ये सही है। और नींबू का जो पीएच वैल्यू है ये 2.2, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर तो शराब वाला होगा, ये गलत हो जाएगा। शराब का जो पीएच वैल्यू है ये 2.8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित में मिलाया जाता है, जिंक, क्रोमियम, टीन या तांबा। तो स्टेनलेस स्टील दोस्तों एक मिश्र धातु है जिसमें हम लोग लोहे के साथ क्या मिलाते हैं, तो स्टेनलेस स्टील में दोस्तों लोहे के साथ हम लोग क्रोमियम को मिलाते हैं। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। बाकी आप लोगों को अब तक कितना मार्क्स आया ये भी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्नेलाइट ये मिलान करना है अयस्क और धातु का। ठीक है, अयस्क और धातु का ये मिलान करना है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो कार्नेलाइट ये कहाँ से ये किसका अयस्क है दोस्तों, तो कार्नेलाइट जो अयस्क है ये हमको पोटेशियम से क्या प्राप्त होता है, कार्नेलाइट। क्यूपोराइट ये दोस्तों अयस्क किसका है, तो क्यूपोराइट जो है ये तांबा का अयस्क है। उसके बाद कोरंडम ये किसका अयस्क है दोस्तों, तो कोरंडम ये है एल्युमिनियम का अयस्क। बोरेक्स ये किसका अयस्क है, तो ये सोडियम का अयस्क है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कार्नेलाइट ये पोटेशियम का अयस्क है, क्यूपोराइट ये तांबा का अयस्क है, कोरंडम ये एल्युमिनियम का अयस्क है, और बोरेक्स जो है ये सोडियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी में प्रयुक्त होने वाले गैस हैं, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें जो है कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, मीथेन, इथेन, हेक्सेन, मीथेन पेंटेन हेक्सेन, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, या मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन। तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है दोस्तों ये इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एलपीजी का मुख्य घटक कौन कौन है, तो ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। सबसे मुख्य घटक यहाँ पर ब्यूटेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलपीजी में प्रयुक्त होने वाला गैस इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एलपीजी का जो गैस होता है उसके लीकेज के पता करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। ठीक है, एलपीजी गैस का जो लीकेज है उसको पता करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो मिथाइल मरकैप्टेन। ठीक है, तो ये याद रखिए मिथाइल मरकैप्टेन जो है आप, क्योंकि ये जो गैस होता है ये दोस्तों
इसमें कोई गंध नहीं होता, ये गंधहीन गैस होता है। यानी अगर एलपीजी गैस अगर लीकेज करेगा तो आपको उसका पता नहीं चलेगा, लेकिन आप देखते हैं कि जब ये गैस लीक करता है तो आपको एक स्मेल आता है। ये स्मेल किसका होता है? तो मिथाइल मरकैप्टेन का होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ, तो इसे ध्यान में रखें कि एलपीजी लीकेज को पता करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मिथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा पौधा ग्रेमिनेसी कुल में नहीं आता है? ग्रेमिनेसी कुल में कौन सा पौधा इसमें से नहीं आता? बाजरा ये आता है दोस्तों। जौ ये भी ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। जई ये भी जो है आपका ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्याज जो है आपका ग्रेमिनेसी में नहीं बल्कि ये लीली एसी में आता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, कुल लीली एसी कुल में आता है कौन? प्याज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूध में उपस्थित कैसीन क्या है? तो दूध में उपस्थित कैसीन क्या है? तो ये एक सुक्रोज है, लैक्टोज है, प्रोटीन है या सेल्यूलोज है? तो दूध में उपस्थित दोस्तों ये एक तरह का प्रोटीन है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दूध में उपस्थित कैसीन क्या है? तो ये प्रोटीन का एक पार्ट है। उसके बाद ये सुक्रोज क्या है दोस्तों? तो सुक्रोज आप एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सुक्रोज क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और ये सुक्रोज दोस्तों ये जो है डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये याद रखिए, सुक्रोज कैसा है? डाइसैकराइड। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। सुक्रोज किस तरह का है? तो डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। और सुक्रोज जो है दोस्तों ये किससे किससे मिलकर बना हुआ? तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का जो है ये दोनों के मिलने से बनता है सुक्रोज। और सुक्रोज का हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो सुक्रोज को हम लोग टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। टेबल शुगर को हम लोग किसे कहते हैं? तो टेबल शुगर जो है दोस्तों ये सुक्रोज को कहा जाता है। तो सुक्रोज क्या है दोस्तों? तो एक तरह का डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद यहाँ पर लैक्टोज, तो लैक्टोज भी दोस्तों क्या है? तो ये भी एक तरह का डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, लैक्टोज क्या है? तो ये भी डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो लैक्टोज है ये किससे किससे मिलकर बनता है? तो लैक्टोज आपका दोस्तों ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। और जो लैक्टोज है दोस्तों इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दूध का जो मीठापन होता है वो किसके वजह से होता है? तो लैक्टोज के वजह से होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मिल्क शुगर कहते हैं। बाकी ये जो सेल्यूलोज है दोस्तों, तो सेल्यूलोज ये क्या है? तो सेल्यूलोज भी एक तरह का प्रोटीन है जो कोशिका भित्ति, पौधे में जो कोशिका भित्ति होता है, पौधे का कोशिका भित्ति वो किससे बना होता है? तो पौधे का जो कोशिका भित्ति होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने एवं उल्टी करने पर जो है नियंत्रण करता है? तो निगलने और उल्टी पर कौन नियंत्रण करता है? तो सेरेबेरम, मेंडुला ओब्लंगेटा या पोन? तो मानव मस्तिष्क का वह भाग जो निगलने और उल्टी करने में जो नियंत्रित करता है वो उसे हम लोग कहते हैं मेंडुला ओब्लंगेटा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सही मिलान करना है हार्मोन और ग्रंथि। ये हार्मोन और किस ग्रंथि से इसका स्राव होता है? तो TSH हार्मोन ये कहाँ से निकलता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से इसका स्रवण होता है। TSH हार्मोन का पीयूष ग्रंथि से। कैल्सीटोनिन ये कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो कैल्सीटोनिन प्रावटू ग्रंथि से निकलता है। लिंग हार्मोन ये कहाँ से निकलता है? तो अधिवृक्क से निकलता है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये जनन ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोबाल्ट 60 एक समानता विकिरण उपचार है जिसमें किस किरण का प्रयोग होता है? ठीक है, कोबाल्ट 60 एक विकिरण उपचार किया जाता है। ठीक है, ये किस में? कोबाल्ट 60 का यूज कैंसर में किया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट 16 का यूज कहाँ पर? तो कैंसर में किया जाता है। ठीक है, तो ये विकिरण उपचार है। तो इसमें कौन सा किरण यूज होता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण? तो कोबाल्ट 16 में जो है दोस्तों ये गामा किरण यूज किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट 16 का यूज कैंसर के उपचार में किया जाता है और इसमें कौन सा किरण यूज होता है? तो गामा किरण यूज होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन यहाँ पर पूछ रहा है। तो हरी सब्जी लौह खनिज उपस्थित नहीं होता है। हरी सब्जियों में लौह खनिज उपस्थित नहीं होता नहीं मतलब यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा। हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में लौह खनिज उपस्थित होता है, तो ये तो कथन असत्य हो जाएगा।
हरी सब्जियों में कैल्शियम उपस्थित नहीं होता है, ये भी नहीं बोल रहा है, मतलब यहाँ पर ये भी कथन गलत हो जाएगा। हरी सब्जियों में कैल्शियम भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, जितना खासकर जो आपका पत्ता वाले हरी सब्जियाँ हैं उसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो ये दोनों कथन असत्य है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं। नहीं, दोनों कथन असत्य है ना, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन असत्य है, ठीक है। असत्य यहाँ पर पूछ रहा था, ये दोनों कथन जो है दोस्तों असत्य ही लिखा हुआ, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है। तो मानव शरीर में टोटल जो है 12, 10, 14 या 11 कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है, तो मानव शरीर में टोटल जो है 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से हृदय कब विराम लेता है, ठीक है। जो दो हृदय जो है कब विराम लेते हैं, तो ये कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच या योगा के समय। दोस्तों ऐसे से इसका जो है आंसर अगर देखिएगा तो दो हृदय जो है कभी वो रेस्ट पोजीशन में नहीं आते हैं, बट जो इसका आंसर दोस्तों रेलवे में लिया गया था, ये दो धड़कनों या दो बीट के बीच में जो है हृदय विराम करता है, ऐसा इसका आंसर जो है रेलवे में लिया गया था। लेकिन जो है यहाँ पर जो अगर आप बुक में पढ़िएगा तो वो वहाँ पर जो लिखा होगा कि रेस्ट जो है हृदय कभी रेस्ट नहीं करता है। तो ये देखिए थोड़ा सा कंट्राडिक्शन वाला है, मैं रेलवे के हिसाब से जो आंसर है वो बता दिया हूँ, बाकी आप देखते हैं इसका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, ठीक है, जी का वैल्यू कितना होता है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, एफ इक्वल टू क्या होता है, ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स, एफ इक्वल टू जो होता है ये जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये जी का वैल्यू आप निकालिएगा तो ये जी का वैल्यू जो आता है ये 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 6.67 इंटू 10 का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज हम लोगों का ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। आप लोगों का 20 में जो है कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।